मेरे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मयूरेश, आपसे समझना चाहूंगी शोभा लिमिटेड एट दिस पॉइंट इन नंबर्स के साथ आपको कैसे दिख रही है? मॉर्निंग प्रियंका जी, एज अ डिस्क्लेमर आई थिंक हम कवर नहीं करते, लेकिन जैसे मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था और जैसे मैंने कंपनी के रिपोर्ट्स देखे हैं, डेफिनेटली आई थिंक स्लो डाउन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आई थिंक इट्स प्लेइंग ऑन इट्स बैलेंस शीट इज वेल। जो सेल्स का गाइडेंस था काफी कंपनियों का जो साउथ बेस्ड थी रियलिटी कंपनीज, अ लॉट ऑफ दिस कंपनीज हैव प्रॉब्ली मिस्ड देयर गाइडेंस। नए लॉन्चेस जो नए सिटीज में हो रहे हैं, यू आर नॉट सीइंग द डिमांड पिकअप। आई थिंक विद द रेट कट दैट हैज प्रॉब्ली टेकन प्लेस और जो फेस्टिव डिमांड की हम बात करते हैं, अगर आई थिंक देयर इज सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन दीज फैक्टर्स, प्री सेल्स में पिकअप दिखेगा। अगर प्री सेल्स में पिकअप दिखता है तो डेफिनेटली सी इंप्रूवमेंट इन नंबर्स। मुझे लगता है आई थिंक सेकंड हाफ तक कोई इंप्रूवमेंट दिखेगी, तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग रियल एस्टेट टू गो थ्रू दैट पेन। कैश फ्लोज विल स्टिल रिमेन कंस्ट्रेंट फॉर अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज। तो मुझे लगता है अभी भी आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर द बेस्ट वे टू प्ले इट। आई थिंक LIC हाउसिंग हम नीचे के लेवल से भी रिकमेंड कर ही रहे थे, हमें अभी भी लगता है आई थिंक देयर इज स्टिल सफिशिएंट अपसाइड इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो HFCs आर द वे टू प्ले द रियल एस्टेट सेक्टर इन आवर ओपिनियन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद मयूरेश जोशी और मानव चोपड़ा हमारे साथ बने हुए हैं शेयरों से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए। वापस आइए। तो हमारे साथ हैं मार्केट के दो एक्सपर्ट, नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग के हेड टेक्निकल एनालिस्ट मानव चोपड़ा और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। सीधा रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का, जोड़ते हैं उन्हें सौदा आपका से और जवाब देते हैं उनके सवालों का। दिलीप है मेरे साथ रायपुर से। नमस्ते दिलीप जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते, मेरा IDBI क्या है 80.4 के भाव से 100 शेयर, तो क्या करना है उसमें? ओके, और आपका टाइम फ्रेम क्या है सर? आप इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से आए हैं, छोटे टाइम फ्रेम में निकलना चाहते हैं या लंबी अवधि के लिए रुकने का मूड बना रहे हैं? मैं ट्रेडिंग के लिहाज से इसको खरीद जाता हूँ। ओके, IDBI के 100 शेयर में इन्हें अभी 30 पैसे पर शेयर का नुकसान हो रहा है। मानव, IDBI के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं और दिलीप कामत के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, करंट लेवल्स में तो मैं उन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगा। बेसिकली स्टॉक ने एक बहुत शार्प रैली देखी है फ्रॉम इट्स रीसेंट क्लोज ऑफ 55 एंड वहाँ से एक शार्प रैली देखने के बाद यूजुअली हमें एक कंसोलिडेशन फेज देखने मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है IDBI में देखने के लिए कि ये स्टॉक में प्राइस करेक्शन देखने नहीं मिला, एक साइडवेज ट्रेंड में ही चल रहा है। तो जस्ट बिकॉज उन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए लिया, मेरा ऐसा मानना है कि एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। करंट लेवल्स में मैं उनको सलाह दूंगा कि 76 का एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस बना के रखें एंड जो नेक्स्ट अपसाइड रैली आने की संभावना रहेगी वो रहेगा 82 का इसका अपसाइड ब्रेकआउट पॉइंट है। सो वंस 82 इज एक्सीडेड तो इसका जो अपसाइड एक टारगेट्स विल ओपन अप टू एज हाई एज 90 से 95। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी अगर वो अभी होल्ड करते 76 के साथ, आई थिंक इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स उन्हें एक अच्छा रिटर्न आने की संभावना है। लेकिन दिलीप जी जरूर ध्यान रखें, मानव आपको सलाह दे रहे हैं कि एक 76 रुपए का IDBI में स्टॉप लॉस, इसका ख्याल जरूर रखें और 82 तक के लेवल्स का इंतजार करें। इसमें प्रणब से बात करते हैं, नासिक से जुड़ गए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग प्रणब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग, मेरे पास सन फार्मा एडवांस के 500 शेयर है और 440 का रेट में लिया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, और अभी फिलहाल 55 रुपए 80 पैसे का नुकसान प्रणब जी को उठाना पड़ रहा है। मयूरेश जी, सन फार्मा एडवांस, आपको ये कंपनी कैसे दिखती है और लंबी अवधि का नजरिया है यहाँ प्रणब का? देखिए, आई थिंक थोड़ा जो एक सेटबैक मिला था नॉन अप्रूवल की वजह से, डिसअप्रूवल की वजह से, आई थिंक उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखी है हमने। लेकिन आई थिंक अगर हम स्पार्क जैसी कंपनी की एक एनालिसिस करें तो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी डन इन टर्म्स ऑफ कीपेक्स। और जिस दिन आई थिंक मॉलिक्यूल्स एडवांस स्टेज पे जाते हैं, मोनेटाइजेशन की स्टेज पे जाते हैं, आई थिंक दैट इज द डे यू प्रॉब्ली सी रिएक्शन इन स्टॉक प्राइस। हैविंग सेड दैट, आई थिंक एज अ डिस्क्लेमर, आई थिंक स्पार्क हम कवर नहीं करते, बट इसकी जो कंपनी है, दूसरी कंपनी पेरेंट कंपनी सन फार्मा, आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दैट कंपनी। तो मुझे लगता है आई थिंक जो रैनबैक्सी कोड रिलेटेड इश्यूज थे FY16 में, तो ग्रेटर पार्ट रेजोल्यूशंस विल स्टार्ट कमिंग थ्रू इन FY17। FY17 के जो नंबर्स दर्शाए जाएंगे वुड बी फार बेटर इन टर्म्स ऑफ EBITDA मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी। सो एज अ कमोडिटी आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक सन फार्मा, स्पार्क दोनों स्टॉक्स होल्ड किए जा सकते हैं क्योंकि इनका लंबा नजरिया है। प्लीज होल्ड आउट टू द स्टॉक्स, लेकिन ये ध्यान रखें कि FY17 से सन फार्मा के नंबर्स अच्छे आएंगे एंड स्पार्क इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल डेवलपमेंट्स। सो यू हैव
to have a lot of patience and probably the long-term view that you're holding on to this. और अब दिल्ली से ब्रिजभूषण है हमारे साथ अपने सवाल के साथ। नमस्ते ब्रिजभूषण जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मेरे पास अशोक लेलैंड है और मैं ये चाहता हूँ कि इसको शिफ्ट करके क्या डीएल में शिफ्ट हो जाऊँ क्या? मैं ट्रेडर हूँ थोड़ा मैडम, करना ताकि मैं उसको हाँ ताकि मैं जो है ना मतलब उसमें ट्रेडिंग कर सकूँ। इसमें ट्रेडिंग नहीं मिल रही मैडम मुझे। अच्छा चलिए, सवाल शेयर दिखता है मुझे जी, समझ लेकिन अभी आपके यहाँ पर मुनाफा भी हो रहा है, 12 रुपए 40 पैसे के मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं ब्रिजभूषण जी। मानव, आपने सुना यहाँ ब्रिजभूषण गुप्ता का सवाल, आप क्या सलाह देंगे? अशोक लेलैंड से निकलकर क्या डीएलएफ में जाए? उनकी जो परेशानी कि वो इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या राय होगी इनके लिए सर? देखिए, अगर आप नोटिस भी करेंगे तो अशोक लेलैंड ने ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली दे चुका है एंड फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर इन्हें जिस तरह के गेन्स हो रहे हैं, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली लुक टू बुक प्रॉफिट्स बिकॉज अपसाइड में 96 और 98 के रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे ऑफन हमने देखा है कि स्टॉक हिस्टोरिकली पिछले महीने भी वहाँ से आके एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिया है। बट मैं उन्हें डीएलएफ में जाने की सलाह नहीं दूंगा बिकॉज इनफैक्ट डीएलएफ भी एक ऐसा स्टॉक है कि वो अपने अपर ट्रेडिंग बैंड के आसपास पहुंच चुका है जहाँ से मुझे लगता है एक प्राइस में गिरावट आ सकती है। तो डीएलएफ के बदले मैं उन्हें सलाह दूंगा अगर वो कुछ करना चाहे तो ही शुड डेफिनेटली लुक फॉर बाइंग एक्सिस बैंक एट द करंट लेवल्स। उसका एक सिंपल रीजन है बिकॉज मुझे काफ़ी हद तक बैंकिंग स्टॉक्स में बॉटम आउट फॉर्मेशन लग रहा है एंड अपसाइड में बैंक स्पेसिफिकली एक्सिस बैंक ने जो फॉर्मेशन बनाया है मुझे लगता है यहाँ से और अपसाइड एटलीस्ट 6 to 8% की रैली आने की संभावना है नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। सो एक्सिस बैंक में बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस वो चाहे तो एक्सिस बैंक में पोजिशनल स्टॉप लॉस 485 का लगा सकते हैं। मेरा इसका अपसाइड टारगेट एटलीस्ट 570 का रहेगा नेक्स्ट 1 मंथ। लेकिन ब्रेक यहाँ पर, लेकिन अभी और भी कई सवाल बाकी। हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं सौदा आपका के साथ, पूछ रहे अपने सवाल, उनके जवाबों के साथ हम अभी हाजिर हो रहे हैं। सौदा आपका सीधा रुख करते हैं आप ही के सवालों का। मुंबई से मेरे साथ देवानंद जी जुड़ गए हैं। नमस्ते देवानंद जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? नमस्ते देवानंद मल्हार से बोल रहा हूँ। मेरे पास RIIL है ना 390 के भाव से 25 शेयर्स है और दास टीवी है ना 2350 62 के भाव से। तो अगले 2 साल में मैं कितना हो सकता है ये दोनों शेयर्स? ओके, अगले 2 साल के टारगेट समझना चाहते हैं आप हमारे गेस्ट से, लेकिन दोनों में फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है। एक RIIL का शेयर है और दूसरा राज टीवी। महेश, क्या आप इन दोनों को कवर करते हैं? आप बता पाएंगे इनके बारे में, RIIL और राज टीवी, क्योंकि 2 साल का नजरिया यहाँ देवानंद जी का। ये अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मैं ट्रैक नहीं करता, लेकिन ऑल्टरनेट शेयर्स जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा। आई थिंक अगर ये प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस या ICICI बैंक देखते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है 2 साल के नजरिए से आई थिंक काफी अच्छे रिटर्न बनाए जा सकते हैं। नंबर्स थोड़े से आई थिंक सॉफ्ट रहने की उम्मीद है Q2 में इन टर्म्स ऑफ हाउ एसेट क्वालिटी विल पैन आउट इन एब्सोल्यूट नंबर्स, बट जैसे इनकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट ग्रोथ है जो हम उम्मीद कर रहे हैं 26 and 22% रिस्पेक्टिवली ओवर द नेक्स्ट 2 years, मुझे लगता है काफी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सिमिलरली आई थिंक अगर फार्मा में देखना चाहते हैं तो अरविंदो फार्मा डिक्लाइंस पे अगर इनको मिलता है तो आई थिंक एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इंजेक्टेबल्स मार्केट काफी ह्यूज एड्रेसेबल मार्केट साइज है, मार्जिन अच्छे होते हैं। 18 से 20 इंजेक्टेबल्स की अप्रूवल्स की उम्मीद है मैनेजमेंट को अगले 2 साल में। ANDA पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है, इनके जो एक्विजिशंस किए इन्होंने एक्टिविस्ट ऑन नेट्रॉल के 80% ऑफ द बिजनेसेस आर ड्रिवन बाय फॉर्मुलेशंस। US मार्केट एड्रेसेबल साइज इटसेल्फ इज वेरी ह्यूज फॉर द ARV मार्केट और वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नहीं है। तो आई थिंक ऑल्टरनेटिवली क्वालिटेटिव स्टॉक्स में अगर निवेश करते हैं इन अ स्टैगर्ड वे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 months, अगले 2 साल में अच्छे रिटर्न बना सकेंगे। साथ ही मानव, आपसे भी RIIL पर एक व्यू लेना चाहूंगी। ये चार्ट्स पर आपको कैसा दिखता है? नुकसान पर अभी फिलहाल देवानंद जी बैठे हुए हैं इसमें। एक्चुअली इनके जो भी 2 स्टॉक होल्डिंग्स है दोनों काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक्स रहे हैं इन द पास्ट एंड अगर आप इनका लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। सो
holding on to this stock for next 2 years, I think stock maybe give a bounce from the lower levels, but उसका ये मतलब नहीं कि ये stock cheap लग रहे हैं या oversold level में से bounce करेंगे. That is the only reason. But मेरा ये मानना है कि इन्हें definitely ये दोनों stock में से exit करना चाहिए and I should buy into good large cap stocks because हमने जो गिरावट देखी है मार्केट में, काफ़ी स्टॉक्स एक बहुत अच्छे ओवरसोल्ड एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट चैनल्स के पास आ चुके हैं. जैसे मयूरेश ने भी बताया, एक्सिस बैंक एक स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड एट दीज करंट लेवल्स कहीं ना कहीं यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में भी एटलीस्ट 10-15% का रैली दिख रहा है एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऑल्सो लुक्स क्वाइट बुलिश. द अदर स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू रेकमेंड इज टाइटन इंडस्ट्रीज. स्टॉक ने जिस तरह का गिरावट देखा इन पास्ट few months, the stock is already down by 25-30% and ऐसी गिरावट के बाद अगर कोई स्टॉक लिया जाए जिसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आई थिंक ही विल बी एबल टू मेक गुड प्रॉफिट्स. और अब विनायक से बात करते हैं, रोहतक से जुड़ गए हमारे साथ. नमस्ते विनायक जी, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास BHPL के हैं 1000 शेयर 100 के भाव के. ओके, और आप समझना चाहते हैं कि इसमें क्या करें, क्योंकि आपको इसमें 27 रुपए 40 पैसे पर शेयर का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है. 2-3 साल के लिए मैं इसको रख सकता हूँ इनको. ओके, आपका नजरिया लंबा है. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए विनायक जी. मयूरेश, JSPL लेंडर्स को के कुछ कंसर्न्स हमें पिछले हफ्ते देखने को मिले हैं. डेट को लेकर के JSPL की सिचुएशन कैसी लग रही है, और ऐसे में अगर विनायक जैसे लोग जो 2-3 साल का नजरिया रखकर JSPL से जुड़ते हैं उनके लिए क्या सलाह होगी? काफी डिफिकल्ट कॉल होगा प्रियंका जी, आई थिंक, क्योंकि कमोडिटी साइकिल जैसे पैन आउट हो रहा है, यू आर नॉट रियली श्योर व्हेन द कमोडिटी साइकिल विल स्टार्ट टर्निंग अराउंड. क्लियरली आई थिंक जैसे एक डबल हिट लेते हैं काफी फेरस एंड नॉन फेरस कंपनीज, बोथ रियलाइजेशंस आप देख रहे हैं कि काफी नीचे स्तर पे आ गए हैं फॉर एनी कमोडिटी, लेड, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन ओर. सो इन दैट सेंस इटसेल्फ आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट्स होती हैं इनकी वो शायद ऑफसेट नहीं कर पाएगी द फॉल इन रियलाइजेशंस. दैट पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज जो वॉल्यूम डिग्रोथ होती है बिकॉज डिमांड इज स्टिल नॉट कैचिंग अप, और इतना ज्यादा सप्लाई है ओवरसीज मार्केट्स में एंड इवन डोमेस्टिक डिमांड इटसेल्फ इज नॉट कैचिंग अप टू द काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन लेवल्स दैट दीज प्लांट्स आर ऑपरेटिंग एट करंटली. मुझे लगता है आई थिंक एक डबल हिट सी आती है बॉटम लाइन पे. सो यू आर नॉट रियली श्योर कि Q2 Q3 में कमोडिटी साइकिल कब टर्न होगा. हालांकि इनका 2 से 3 साल का नजरिया है और ये स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, assuming I think a lot of the issues related to balance sheet, जैसे आपने कहा डेट है, there are a few corporate governance issues. I think you are not really sure in terms of how cash flows will pan out. तो मुझे लगता है I think there are much better stocks that you can probably look at. अगर आप IT क्षेत्र भी देखते हैं तो मुझे लगता है जो Q1 में एक softness दिखी थी because of wage costs and visa costs, I think those costs will slowly steadily start receding from Q2. Utilization levels improve हो सकते हैं. तो something like an Infosys is where we believe our conviction still lies. तो Infosys भी अगर डिक्लाइंस में मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल इन्वेस्टर देख सकते हैं. लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर. ब्रेक के बाद शेयरों के सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे अपने दोनों मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ. आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अक्षय बंगलुरु से अपने सवाल के साथ. नमस्ते अक्षय, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास जिन पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी नमस्ते. मेरा सवाल है, मैंने उत्तम गलबा 400 शेयर लिया हुआ है 39 रुपीज पे, और मिडिल ईस्ट फॉर्च्यून 400 शेयर लिया हुआ है 73 रुपीज 65 पैसा से, ट्रेडिंग के नजरिया से फॉर शॉर्ट टर्म 1 मंथ. ओके, उत्तम गालवा में आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन मेटलिस्ट में आपको 3 रुपए 25 पैसे का फायदा हो रहा है. यहाँ पर समझते हैं मानव से कि आपको क्या करना चाहिए इसमें. मानव जी, उत्तम गालवा है इनके पास जिसमें ये नुकसान पर बैठे हैं, मेटलिस्ट फोर्जिंग में इन्हें मुनाफा हो रहा है. क्या इस मुनाफे को अभी बुक कर ले, इंतजार करें, और उत्तम गालवा में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले उत्तम गालवा के बारे में मैं अपडेट देना चाहूँगा. स्टॉक अगर आप देखेंगे भी तो इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है 2010 से स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है एंड लास्ट कई महीनों से स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है. सो मेरे हिसाब से अपसाइड ये स्टॉक का कैप है अराउंड 40 लेवल्स. मुझे नहीं लगता है स्टॉक 40 लेवल्स भी ब्रीच कर पाएगा एंड पॉसिबिलिटी है अगर इसका ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और विच इज़ अ बेरिश ट्रेंड, सो आगे जाके उत्तम गालवा में और भी डाउन साइड इन्हें लेवल्स देखने मिल सकते हैं. तो डेफिनेटली ये स्टॉक में से एग्जिट करें. इनका जो दूसरा स्टॉक है मेटल फॉर्जिंग, इट्स क्वाइट एन एराटिक स्टॉक. अगर आप देखेंगे भी तो लास्ट कई हफ्तों से ये स्टॉक थिन वॉल्यूम्स के साथ अपर सर्किट्स लगा रहा है, इन्हें पैसे मिल रहे हैं. सो डेफिनेटली
he should move out of this stock and he should get into the stocks जिनका ओवरऑल जो पैटर्न स्ट्रक्चर है और स्टॉक्स में इतना इराटिक मोमेंटम नहीं हो, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक में लोअर सर्किट लगना चालू हो जाए, वापस इन्हें एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं मिले, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में से एग्जिट करें। एंड मैंने इसके पहले एक्सिस बैंक एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पे कॉल दिया, तो उसमें अगर वो चाहे तो ही कैन लुक टू बाय एक्सिस बैंक फॉर एन अपसाइड ऑफ 10%। ओके, और अब रुक करते हैं मुंबई का, क्योंकि यहाँ असित जुड़ गए हमारे साथ मुंबई से। गुड मॉर्निंग असित, बताइए कौन सा शेयर है जिस पे सवाल पूछना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास गुजरात एनआरई कोक है, 10,000 शेयर है, 8 रुपए के भाव में मैंने 1 साल पहले लिया है। ओके। और दूसरा है रेमंड 428, वो 2,000 है, वो भी 1 साल पहले लिया है मैडम। तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए मैडम, होल्ड करूँ कि क्या करूँ मैडम? ओके, पुरानी खरीद रही है आपकी दोनों में ही, और आपको रेमंड में भी फायदा भी हो रहा है, 30 रुपए 55 पैसे का मैं देख रही हूँ, लेकिन हाँ ये ऑफसेट हो जा रहा है। गुजरात एनआरई कोक में ये लॉस में बैठे में 10,000 शेयर होल्ड करते हैं। महेश, गुजरात एनआरई कोक और रेमंड क्या सलाह देंगे? पुरानी खरीद है असित जी की, अब एट दिस पॉइंट इनको क्या करना चाहिए, क्या राय होगी? प्रियंका जी, आई थिंक जहां तक गुजरात एनआरई कोक का सवाल, काफी रेगुलेटरी कंसर्न्स है, बैलेंस शीट इश्यूज हैं, तो आई थिंक आई प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। जहां तक रेमंड का सवाल है, आई थिंक क्लियरली नंबर्स आर शोइंग साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। डेट इक्विटी अगर आप देखते हैं फॉर द क्वार्टर गॉन बाय हैज कम डाउन मार्जिनली फ्रॉम 1.07 टू 1.04। नेट वर्किंग कैपिटल में थोड़ी इंक्रीज देखी है हमने, बिकॉज देयर वर सम कंस्ट्रेंट इश्यूज ऑन द वर्किंग कैपिटल साइकिल। हाउएवर आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ हैज बीन क्वाइट रीजनेबल फॉर अ कंपनी लाइक रेमंड, और लॉसेस कर्टेल करने में आई थिंक मैनेजमेंट हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल। तो आई थिंक अगले 2 से 3 क्वार्टर देखना पड़ेगा कि हाउ सक्सेसफुल आई थिंक देयर टेक्सटाइल्स डिवीजन विल परफॉर्म स्पेसिफिकली, और अगर अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं तो आई थिंक दे माइट कम बैक इनटू प्रॉफिट्स बाय FY17। बट अगेन आई थिंक द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स नीड टू बी वॉच्ड आउट वेरी केयरफुली। यही स्पेस में आई थिंक जो हमारी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन वो है CRM सिल्क मिल्स। हमें लगता है आई थिंक जो ब्लेंडेड फैब्रिक्स हैं विच अकाउंट फॉर 75% ऑफ इट्स ओवरऑल रेवेन्यू पाई, आई थिंक इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। उसमें 9-10% की वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है। गारमेंट डिवीजन जो 18% कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। बैंक इक्विटी अच्छा खासा कम करने की कोशिश है कंपनी की, और हमारे खुद के अनुमान में आई थिंक द डिविडेंड पे आउट शुड इंक्रीज फ्रॉम 10 रुपीज टू 15 रुपीज ओवर द नेक्स्ट 2 years। तो मुझे लगता है एन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट टू रेमंड, आई थिंक CRM सिल्क मिल्स ऑन डिक्लाइन इज समथिंग दैट इन्वेस्टर कैन लुक एट। ओके, तो इसी के साथ एक नजर बाजारों में डाल लेते हैं। सेंसेक्स में अभी हमें 117 अंकों की बढ़त दिख रही है। सुबह बहुत सपाट कारोबार होता है, लेकिन उन लेवल से ऊपर आते हुए बाजार। निफ्टी में 28 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार, मिड कैप में भी 43 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है यहाँ पर। यानी सुबह हमने जिस एक बाजार की ओपनिंग देखी थी उन लेवल से ऊपर आ रहे हैं बाजार। तो बाजार की चाल पर रहेगी नजर, आपके शेयरों पर सवालों के जवाब भी हम देंगे। वक्त है ब्रेक का, अभी वापस आ रहे हैं। और अब आपकी स्क्रीन में एक ऐसा स्टॉक रखेंगे जिसने पिछले 3 महीने में 90% की कमाई दी है। हम बात कर रहे हैं NIIT की, और इसमें तेजी हमें 3 महीने में 90% का उछाल देखने को मिला है। और कल NIIT ने लॉन्च किया अपना एक डिजिटल इनिशिएटिव NIIT TV, और उसके बाद भी स्टॉक में 20% की तेजी देखने को मिली। अपर सर्किट में दिख रहा था स्टॉक, आज भी इसमें तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, 3.5% से ज्यादा की तेजी। और NIIT के CEO हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल पटवर्धन। स्वागत है मिस्टर पटवर्धन। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या है ये NIIT TV, क्या करने वाले इसके जरिए NIIT? Good morning, and my apologies, but I will speak in English. I'm better at English. NIIT TV is an initiative to liberate the Indian citizen from the constraints of access to high quality education because of time, place, money, and language. Today, NIIT TV, while we are the largest private sector skills training organization with skill training in many different disciplines, we have 350 centers, and we are all over India, and we operate in many schools and colleges as well as with companies. But we still touch a very small percentage of the Indian population. What we have done with NIIT TV is to take what we are doing inside our 25,000 classes all over India and make it and throw the doors open and the windows open, take it to
every Indian citizen who has connectivity either in the form of a computer or a tablet or a smartphone. And it's free, so students can access in any part of India all the courses that NIIT brings onto this platform, and it will remain free. So, मिस्टर पटवर्धन, क्या इसका इंटीग्रेशन आप लोगों का जो स्किल इंडिया से आप लोगों का जो एक है कि आप स्किल इंडिया के तहत भी काफी ट्रेनिंग देंगे, तो ये उससे जोड़ा जाएगा? Yes, this would be a very good platform through which we will be able to address the large numbers that are required to be trained in Skill India, because the multi-technology platform with this kind of reach will make it possible for anybody who wants to acquire a skill in any subject to be able to do so through NIIT TV. We started with only about 20 to 30 courses, but we will be rapidly adding many more courses in many different subject areas, very similar to what you see with a e-retailing portal, where you have many products available, and each month there are many new products available on the platform. अभी 20 से 30 कोर्सेस होंगे, लेकिन आपका टारगेट क्या होगा? कितने स्टूडेंट्स को आप NIIT रीच कर पाएगा इस NIIT TV इनिशिएटिव के जरिए? Today we reach less than 1 million students at all our physical centers of NIIT. If I add the schools that we deliver education into in the form of courseware and in the form of faculty, private schools, government schools, maybe we reach less than 5 million people all over India. This platform provides us the potential to reach 100 million people. So how long it will take to get there is very early and very difficult for me to say, but the platform will enable us to grow and reach much larger numbers than we are currently being able to reach. मिस्टर पटवर्धन, इससे कमाई किस तरह से होगी? Good question. The first thing is that because we are reaching a very small number of people through our physical centers, and people who only know that they can come to our center or who have the money to pay for a course at our center or who can learn in English, only these people actually are reached by us in terms of our communication. With this platform now, we will have an experience of engagement with much larger numbers of Indians who will then experience our services for free to begin with online, and these are not just traditional e-learning in India. They will realize that there are resources. For example, somebody joins a Java course on the NIIT TV platform. He or she can do any course and learn it. After that, when they want it now, or if they want a placement service, or they want to get a formal certification of performance, come to it. दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये जरूर समझ में आ गया कि NIIT TV अपने पढ़ाएगा, अपने क्लासरूम से जितनी रीच है उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश होने वाली है। NIIT TV प्रोग्राम के तहत इंटरनेट अपने लॉगिन करके क्लासेस अटेंड कर पाएंगे स्टूडेंट, लेकिन अगर उन्हें प्लेसमेंट चाहिए तब उन्हें NIIT से जुड़ करके प्लेसमेंट मिलेगा। अभी 20 से 30 कोर्सेस लेकर आए हैं, लेकिन हम NIIT में जबरदस्त तेजी देख रहे हैं, और हमारी इस बातचीत के दौरान ही देखिए 4% तक जा चुका है ये स्टॉक। मयूरेश, NIIT आपको कैसा दिखता है? ये स्किल डेवलपमेंट में इसका योगदान रहने वाला है, सरकार के साथ कई टाइप्स किए हैं, लेकिन अब एक NIIT TV नाम से एक नया ग्रैंड प्रोजेक्ट अपना लेकर आ रहे हैं, ये आपको कैसी दिखती है कंपनी सर? अनफॉर्चुनेटली प्रियंका जी कवरेज में नहीं है, लेकिन नंबर्स आई थिंक बिल्कुल देखना चाहूंगा मैं, तो आई थिंक वन रियली नीड्स टू लुक एट द नंबर्स फॉर तब से। बिल्कुल, तो ये एक्चुअली किस तरह से पैन आउट होता है इस पर नजर रहेगी, लेकिन आज NIIT के स्टॉक में जबरदस्त तेजी हम देख रहे हैं सुबह से ही लगातार। मानव, NIIT आपको ये स्टॉक कैसा दिखता है चार्ट पर? पूरे 3 महीने में हमने देखा है कि 90% ये चढ़ा है स्टॉक। कल से जब से ये NIIT TV का अनाउंसमेंट आया है तब से भी हम एक तेजी देख रहे हैं। ये चार्ट पर आप कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, जैसा आपने बताया ना, स्टॉक हैज़ बीन अ कंप्लीट आउट परफॉर्मर इन द मार्केट्स, एंड स्टॉक का जो मोमेंटम ट्रेंड रहा है वो काफ़ी एक्टिव रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली आप देखेंगे भी तो लास्ट एक हफ्ते के चार्ट्स में स्टॉक 65 के लेवल से 90 तक आ चुका है, विच इज़ अ गुड रैली ऑफ
35-40% इन एक्सट्रीम शॉर्ट टाइम। द इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें है कि इसके वॉल्यूम्स काफ़ी एक्टिव हैं, बट नेवरदलेस प्रियंका मुझे लगता है कि नियर टर्म पर्सपेक्टिव में इसमें ज़्यादा अपसाइड नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक बहुत ओवरबॉट जोन में आ चुका है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट फेवरेबल फॉर एनी फ्रेश एंट्री, बट अगर किसने ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज ये जो मोमेंटम रैली है दिस कैन टेक द स्टॉक अप टू द लेवल्स ऑफ 100 and 110, एंड डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि अपसाइड लेवल्स में आए ये स्टॉक तो एक बार तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लेते हैं ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद सौदा आपका में सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और साथ में जानेंगे ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है भारतीय कंपनियों पर भी। वेलकम बैक, आप देख रहे सौदा आपका दिग्गज एफआईआईज ब्रोकरेजेस कई कंपनियों पर अपनी राय दे रहे हैं, तो किन शेयरों की रेटिंग बढ़ी है और किस पर खरीदारी की सलाह बताने के लिए मेरे साथ है हमारी सहयोगी नियति। नियति, क्या है आज ब्रोकरेज की रिपोर्ट में? आज शुरुआत सबसे पहले घरेलू ब्रोकरेज हाउस से करेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया है अपना कवरेज मुथूट फाइनेंस पर। खरीदारी की सलाह के साथ ये अपनी कवरेज शुरू कर रहे हैं। टारगेट प्राइस 234 रुपए तक का दिया है। करंट मार्केट प्राइस से 44% का एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर देख रहे हैं। कंपनी जो ग्रोथ है वो ट्रैक पे वापस आ रही है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे इसका स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 4200 ब्रांचेस कंपनी के आसपास है और जिसमें ग्रोथ रिवाइवल में यहाँ पर मदद मिलेगी। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट यहाँ पर स्टेबलाइज हुआ है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इसकी कम हुई है। मार्जिन्स बेहतर होंगे और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण मुनाफे में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको यहाँ पे अच्छी होगी। खरीदारी करके चलिए 234 तक के लक्ष्य आपको मोतीलाल ओसवाल बता रहे हैं मुथूट फाइनेंस के लिए। क्रेडिट स्विस ने आज सन फार्मा को आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन की है। टारगेट प्राइस 4% के आसपास इन्होंने बढ़ाया है। 1040 तक के लक्ष्य आपको ये काउंटर दिखा सकता है। कंपनी ने डिफाइन किया है अपने जो फोकस है उसको किया है उन्होंने डर्मा पे, यानी स्किन, आई और ओटीसी ड्रग्स यानी ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होती हैं उन पर इनका फोकस अब बढ़ा है। और हालांकि ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मगर इनका मानना है कि 2020 तक ब्रांडेड सेल्स कुल बिक्री में 8 से 10% तक का कंट्रीब्यूशन कर सकती है, जिसके कारण इनकी ग्रोथ सस्टेन हो सकेगी। नियर टर्म कैटलिस्ट की वजह से कई सारे कंसेंसस अपग्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं और कंपनी छोटे छोटे एक्विजिशंस भी कर सकती है। खरीदारी करके चलिए 1040 तक के लक्ष्य आपको सन फार्मा दिखा सकते हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स में गोल्डमैन सैक्स की आज एक रिपोर्ट आई है। ग्रामीण इलाकों की जिस तरह से मंदी चल रही है या फिर जो कमजोर डिमांड है उसके कारण इन्होंने कुछ एक अर्बन प्लेस या फिर अर्बन नेम्स को ये ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कोलगेट को उसी के कारण यहाँ पर डाउनग्रेड कर रहे हैं। न्यूट्रल से इसकी रेटिंग घटा के सेल कर दिया, यानी बिकवाली करके चलिए टारगेट प्राइस 901 रुपए से घटा करके 760 रुपए तक का दे दिया है। करंट मार्केट प्राइस से 12% की यहाँ पे गिरावट आ सकती है। एशियन पेंट्स को वहीं यहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं। न्यूट्रल से इसकी रेटिंग बढ़ा के बाय कर दी है, यानी आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट प्राइस इन्होंने 788 से बढ़ा के 975 तक का कर दिया है। करीब 13% की तेजी ये स्टॉक भी दिखा सकता है। एचयूएल के लिए इनका मानना है कि डिफिकल्ट होगा FY 16-17 में इनको सेल्स ग्रोथ जो कि इनका 11 to 13% का टारगेट है उसको मीट कर पाना। मारुति पर कई सारे भी डाउनग्रेड्स आपको हमने पहले बताए थे। आज क्रेडिट स्विस परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है। 5100 तक के लक्ष्य यहां पे दे रहा है। 15% की तेजी इनको इस स्टॉक में आती हुई उम्मीद है। अर्निंग्स अपग्रेड यहां पे होगा जिसकी वजह से स्टॉक का परफॉर्मेंस यहां से बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया नियति इस पूरे अपडेट के लिए। तो एफआई ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है ये बता रही थी हमारी सहयोगी नियति। बढ़ते हैं आगे, धीरेन जी से बात करते हैं, जामनगर से जुड़ रहे हैं। नमस्ते धीरेन, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास लॉयड इलेक्ट्रिकल्स है 29 शेयर और सिप्ला है 12। ओके, और लॉयड इलेक्ट्रिकल आपने 266 रुपए पे खरीदा है। 53 रुपए का नुकसान यहाँ उठाना पड़ रहा है। सिप्ला में इनकी खरीद का भाव 721 रहा है और सिप्ला में भी नुकसान हो रहा है। मानव, लॉयड इलेक्ट्रिकल और सिप्ला ये दोनों चार्ट पर आपको कैसे दिखते हैं? बाजार का जिस तरह का मूड है उसमें ये नुकसान में यहाँ बैठे हुए हैं, क्या करने की सलाह होगी सर? देखिए, सबसे पहले लॉयड इलेक्ट्रिकल में अपडेट देना चाहूँगा। ये स्टॉक एक्चुअली लास्ट कई हफ्तों से एक साइडवेज ट्रेडिंग बैंड में चल रहा है एंड ओवरऑल ट्रेंड लॉयड इलेक्ट्रिक का अभी भी इंटैक्ट है। ये
लास्ट 3 से 4 सालों में एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो एक अच्छा सा सिमेट्रिकल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम्स इन लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस। मेरी सलाह ये रहेगी लॉयड इलेक्ट्रिक में डेफिनेटली होल्ड करें बिकॉज मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ऐसा मानना है कि स्टॉक जो इसका स्ट्रक्चर है हाई टॉप्स एंड हाई बॉटम्स बना रहा है और अभी कहीं ना कहीं 180 के पास इसने एक हायर बॉटम बनाया जिसके चलते एटलीस्ट का प्रीवियस पीक 270 टेस्ट करेगा एंड इवन इट कैन एक्सीड दैट। सो चांसेस है कि लॉयड इलेक्ट्रिक में मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में 270 to 80 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सिप्ला भी एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन मोड में है एंड इसका जो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है वो एक जो इसका स्ट्रक्चर है अंडरटोन इसका अभी भी बुलिश है। ऑन दी लोअर साइड सिप्ला का 650 और 640 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लस्टर्स है एंड देखे जाए तो इसका भी ट्रेंड इंटैक्ट है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड एटलीस्ट स्टॉक का जो प्रीवियस पीक था 740 एंड 750 वो टेस्ट करने आ सकता है इन नेक्स्ट 3 to 6 months। So both the stocks will be a hold for a medium term perspective। और अब इरशाद मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। इरशाद जी नमस्ते, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरे पास एसआर ऑयल के 100 शेयर हैं जो कि 120 से बाय हैं और स्टारलाइट टेक के हैं जो 80 से बाय हैं। क्या मैं उन्हें इनसे एग्जिट करके एसबीआई और हिंडाल्को में खरीद सकती हूँ? ओके, एग्जिट करना चाहते हो हिंडाल्को, दोनों में ही आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है तो आपको लग रहा है कि अब प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर? हाँ, क्या मैं निकल सकता हूँ यहाँ से? ओके, क्या निकले अभी एसआर स्टेरलाइट से? मैं पूछती हूँ मानव से ये सवाल। मानव जी, इरशाद के लिए क्या जवाब होगा? हिंडाल्को की भी ये बात कर दी, क्या इससे निकल के हिंडाल्को में जाना एक अच्छी चॉइस साबित होगी इनके लिए? देखिए एसआर ऑयल की बात की जाए तो सबसे पहले आई थिंक आई विल एग्री विद हिम बिकॉज जिस तरीका का मोमेंटम हमने एसआर ऑयल में देखा है कहीं ना कहीं मोमेंटम में एक स्लो डाउन देखने मिल रहा है बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी टाइम से 205 और 200 के लेवल्स पार नहीं कर पा रहा है एंड कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स के साथ हमने सेल आउट देखने मिला है। सो इट्स अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट्स एट द करंट लेवल्स। स्टॉक टेक की बात की जाए इस स्टॉक का जो जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा है रिसेंटली आई थिंक स्टेरलाइट इस स्टॉक में तो डेफिनेटली होल्ड करके चले फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव बट मैं इन्हें सलाह दूंगा कि 85 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं बिकॉज जब तक 8500 लेवल सस्टेन होता है आई थिंक ये स्टॉक का जो प्रीवियस पीक था 115-120 के आसपास जरूर आ सकता है एंड स्टिल मोर अपसाइड इज लेफ्ट इनटू द स्टॉक। मेटल स्टॉक में से मैंने करंटली सर JSW स्टील में एंटर करने की सलाह दूंगा बिकॉज कहीं ना कहीं वो स्टॉक ने दूसरे मेटल पैक्स में से काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। हिंडाल्को में एक शॉर्ट टर्म पुलबैक रैली ही हमें देखने को मिल रही है बिकॉज स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में से आया है बट JSW स्टील ने जिस तरह का बेस बनाया है लास्ट कई महीनों से स्टॉक 830-850 के लेवल्स के नीचे नहीं गया इन स्पाइट ऑफ सच अ वोलेटाइल मार्केट्स एंड JSW स्टील फॉर द नियर टर्म मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में हमारा ऑलरेडी एक बुलिश रिपोर्ट निकली हुई है सो वी आर एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड टारगेट ऑफ क्लोज टू 1050 एंड जिसके चलते मैं JSW स्टील को बाय रेटिंग देना चाहूंगा दिस लेवल्स। ओके, और इसी के साथ हमारे एक मार्केट एक्सपर्ट मयूरेश जी से इजाजत लेने का वक्त आ गया। मयूरेश, कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं लेकिन इट इज पॉसिबल कि सारे स्टॉक्स हमने रेकमेंड किए हुए हैं क्लाइंट्स में भी हैविंग होल्डिंग्स इन देम। तो मयूरेश जोशी से हम इजाजत ले रहे हैं लेकिन हमारे साथ हमारे दूसरे मार्केट एक्सपर्ट मानव चोपड़ा बने हुए हैं क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे मानव के साथ स्टॉक फटाफट।